हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। स्वागत है आपका मिशन केवीएस में। आज है वीडियो नंबर 3। पेपर देने जाने से पहले वीडियोस को ज़रूर देखकर जाना। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। एक लास्ट क्विक रिवीजन टाइप का चल रहा है। जो आपने जितना भी पढ़ा है काफ़ी कुछ उसमें मैच कर जाएगा, और जो नहीं पढ़ा है वो आपको एक तरीके से नॉलेज के रूप में मिल जाएगा। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, आज है वीडियो नंबर 3। आज हम पढ़ेंगे बिहार की कला एवं संस्कृति। बिहार के कला रूपों को जानेंगे। इसमें सब चीज़ें आ जाएगी, मेले, त्यौहार, स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर, और चित्रकला, पेंटिंग्स वगैरह। क्योंकि हमें पता है हर क्षेत्र जो होता है, जो राज्य है, जो किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम होगा तो उसके कला और संस्कृति के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिहार के बारे में ना पूछा जाए। तो ये सारे सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं। तो ज़्यादा आपका समय बर्बाद किए बिना शुरुआत करते हैं डायरेक्ट। तो मैं डायरेक्ट कुछ चीज़ों पे जाना चाहूँगा कि जब भी हम कला और संस्कृति की बात करते हैं तो कोई भी राज्य हो, कुछ भी हो, तो हम वहाँ पे फली और फूली अलग अलग समय काल में जो कला है उनके बारे में बात करते हैं। चित्रकला हो गई, स्थापत्य कला हो गई, वहाँ की लोक कला हो गई, फोक आर्ट वगैरह हो गए, सब के बारे में बात करने वाले हैं। चाहे वो संगीत हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो पर्व एवं त्यौहार यानी फेस्टिवल्स हो, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, सब के बारे में हम लोग एक तरीके से खान पान के बारे में, सबके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर बिहार के कला रूपों की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से डिवाइड किए गए हैं। इसमें स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर जो भी है, उसका जो बिल्डिंग्स वगैरह थी, इमारतें थी, ऐतिहासिक इमारतें थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। चित्रकला यानी पेंटिंग, कौन कौन सी शैलियाँ बिहार में चलती हैं। संगीत, नृत्य एवं नाट्य यानी फोक आर्ट वगैरह। फेस्टिवल्स और मेले यानी फेयर, ठीक है, इन सब के बारे में। फेयर हो गया, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा वो स्थापत्य कला रहेगा। बिहार में स्थापत्य कला का मिक्स नमूना देखने को मिलता है। मुगल कालीन प्लस यूरोपीय और कुछ कुछ भारतीय रीजनल, तो 3 तरह का मिक्स नमूना देखने को मिलता है बिहार में स्थापत्य कला का। इसके अलावा मौर्यकालीन स्थापत्य कला भी देखने को मिलती है। अशोक के टाइम पे बहुत सारे शिलालेख वगैरह थे, ठीक है, और मौर्य के टाइम पे कुछ प्रसाद बनाए जाते थे। अब प्रसाद क्या होता है आगे बताऊँगा, ठीक है। मौर्यकाल, बिहार में कला परंपरा के स्थायी प्रमाण मौर्यकाल से प्राप्त होते हैं। मौर्यकाल के दौरान बने राजप्रसाद। अब यहाँ पे प्रसाद का मतलब कोई एक तरीके का प्रसाद नहीं है जो मंदिर में मिलता है। यहाँ प्रसाद का अर्थ होता है महल, ठीक है। प्रसाद, राजप्रसाद का मतलब यानी एक तरीके का महल जो होता है, महल को कहते हैं प्रसाद, ठीक है। स्तंभ, स्तूप, गुफा। स्तूप तो हम सब जानते हैं, बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ सीधे सीधे। पटना के कुम्हरार से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के कुछ अवशेष मिले हैं। यहाँ से एक विशाल कक्ष का अवशेष मिला है जिसमें 80 स्तंभ मिले हैं। ये गोलाकार स्तंभ एकाश्म पत्थर से बने हैं, एक ही प्रकार के पत्थर से बने हैं। संभवतः ये महल पत्थर के स्तंभ पर लकड़ी से निर्मित था, ठीक है। आपको बेसिकली कुछ कुछ चीज़ें ही याद करनी है। इतना इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे आने वाली है। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए एकाश्म पत्थर के स्तंभ का निर्माण कराया था। इन स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृति यानी एनिमल के जो है स्ट्रक्चर्स बनवाए गए थे। उल्टे कमल के फूल आदि स्थित हैं। बिहार में ये स्तंभ, अब अशोक कालीन स्तंभ बिहार में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आप सबको पता है कि अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद, अपने 9वें साल में जो कलिंग का युद्ध किया था, उसके बाद एक उसका हार्ट जो है वो मेल्ट हो गया था और उसने बुद्ध धर्म को अपनाया था। और बुद्ध धर्म को अपनाने के बाद उसने बुद्ध के विचारों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, और एक जनता को कैसे एक एटिकेट्स रखने चाहिए वो सिखाने के लिए, धम्म का प्रचार करने के लिए उसने जगह जगह पर ये स्तंभ गड़वाने शुरू कर दिए, शिलालेख गड़वाने शुरू कर दिए, ठीक है। अशोक ने धम्म प्रचार के लिए एकाश्म पत्थर वगैरह का यूज़ करना शुरू किया। इसके शिलालेख वगैरह और स्तंभ वगैरह कहाँ मिलते हैं तो लोरिया, नंदगढ़ यानी पश्चिमी चंपारण में, लोरिया अरेराज पूर्वी चंपारण में, रामपुरवा पूर्वी चंपारण, बसाड़ जो है वो वैशाली से प्राप्त होते हैं। एकाश्म स्तंभ चुनार के धूसर बालू के पत्थर से निर्मित है। अब ये जो एकाश्म जो स्तंभ बनते थे वो किससे बनते थे, धूसर बालू के पत्थर से। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई है। और इसमें भी जो पेंटिंग्स वगैरह है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्थापत्य कला से ज़्यादा जो बिहार में पेंटिंग्स वगैरह हो गई और फोक वगैरह हो गए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आजीविक संप्रदाय के अनुयायी के लिए अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ ने बराबर एवं नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुफाओं के भीतर
भीतरी भाग में चमकीली पॉलिश का उपयोग कर इसकी ये इम्पॉर्टेंट है कि प्रमुख विशेषता है, चमकीली पॉलिश करवाई गई थी। मौर्य काल में मूर्ति के अवशेष पटना के आसपास से प्राप्त हुए हैं। मौर्य काल में मूर्तियाँ जो है वो पटना के आसपास से मिली है। पटना से यक्ष की 2 मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ये हल्के भूरे रंग के बालू के पत्थर से बनी हुई हैं। पटना के लोहानीपुर में पुरुषों के नग्न यानी नेकेड रूप की 2 मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ये संभवतः जैन तीर्थंकरों की होगी। हम सब जानते हैं कि बिहार में बुद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म का भी जो उद्भव हुआ यहीं से फला फूला अच्छे तरीके से, और काफ़ी प्रचार में आया जैन धर्म बिहार से ही। तो हम जानते हैं कि जो जैन धर्म है वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो निर्वस्त्र जो होते हैं, ठीक है, तो निर्वस्त्र वाले जो होते हैं उनकी मूर्तियाँ भी हमें निर्वस्त्र वाली ही मिलती है जितने भी तीर्थंकर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में कुछ 2 जगह लोहानीपुर में ऐसी 2 नग्न पुरुषों की मूर्तियाँ मिली हैं जो सबको लगता है संभवतः जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ हैं। इनका निर्माण जैन शैली में कायस्कर मुद्रा में हुआ है। पटना सिटी के दीदारगंज में एक स्त्री की मूर्ति मिली है। ये यक्षी या स्त्री रत्न का नाम, इसे यक्षी या स्त्री रत्न का नाम दिया गया है। भूरे रंग के बालू पत्थर से बनी ये मूर्ति नारी के शारीरिक सौंदर्य का शुष्क रूप से प्रदर्शन करती है। पाल काल स्थापत्य कला के रूप में बिहार में जो पाल काल है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रहा है। पाल काल में स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स वगैरह बहुत सुंदर सुंदर बनी, मूर्ति कला वगैरह बहुत उभर कर सामने आई पाल काल में। पाल काल के दौरान स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला के रूप में अवशेष मिलते हैं। ओदंतपुरी एवं विक्रमशिला महाविहार पाल कला के स्थापत्य कला के मुख्य उदाहरण हैं। इनका निर्माण ईंटों से किया गया। आंगन के चारों ओर बरामदे तथा बरामदे के पीछे भिक्षुओं के निवास के कमरे इसकी मुख्य विशेषता रही है, यानी एक तरीके से बुद्ध धर्म से थोड़ा थोड़ा जुड़ रहा है। गया में निर्मित विष्णुपद मंदिर पालकालीन मंदिर स्थापत्य कला का अत्यंत सुंदर उदाहरण है, और ये विष्णुपद मंदिर गया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एक मेला लगता है उस समय, ये विष्णुपद मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ जो है जुट जाती है। उस मेले के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पाल काल में मूर्तिकला में पत्थर एवं कांसे दोनों का प्रयोग किया गया है। कांसे की मूर्ति के रचनाकार धीमन एवं विठपाल थे। ये पाल शासक धर्मपाल एवं देवपाल के कंटेम्प्रेरी यानी समकालीन थे। कांसे से बनी मूर्तियाँ सांचे में ढाली थी। इनके अनेक नमूने नालंदा के कुकरीहार गया से प्राप्त होते हैं। पाल काल के पत्थर की मूर्तियाँ काले बेसॉल्ट पत्थर से बनी हुई थी, ठीक है, जो मुंगेर की पहाड़ियों से प्राप्त होती हैं। मध्यकालीन स्थापत्य कला, अब मध्यकाल में हमें पता है तुर्क वगैरह जो थे उन्होंने बिहार पे अपना थोड़ा स्थापत्य जमाया था, तो उनकी स्थापत्य कला भी बिहार को थोड़ा हिट करती है, ठीक है, मतलब वहाँ पे कुछ अपना योगदान प्रदान करती है। हिट करने का मतलब ये था, ठीक है। तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है। इसका निर्माण 1353 में हुआ था। इस पर तुगलक शैली का प्रभाव था। अफगान शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना शेर शाह का मकबरा है। इसका निर्माण सासाराम में 1545 में हुआ था। झील के बीच में अष्टकोणीय आकार का मकबरा एक चबूतरे पर बना है, जिसके चारों तरफ सीढ़ियाँ हैं। इसकी छत पर बृहत गुंबद है। इसके अतिरिक्त सासाराम में हसन खान एवं इस्लाम शाह का मकबरा भी है, टूम्ब मकबरा। बिहार में मुगल शैली का भी प्रभाव देखने को मिलता है। मुगल शैली की इमारत का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण 1617 में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है। इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खान काकर ने बनाया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट लाइन है, डबल मार्क कर लो इसको। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया। सुंदर जालियाँ, ऊंचे चबूतरे, भव्य गुंबद इसके मुख्य आकर्षण है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें बस ये याद रखना है किसने क्या बनवाया, क्या किस लिए फेमस है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। अब यूरोपीय स्थापत्य कला, इसका भी प्रभाव पड़ा है बिहार पे। गौतिक शैली में पटना समहरणालय, पटना कॉलेज भवन तथा बांकीपुर चर्च और पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली इसके मुख्य उदाहरण हैं। इस पर हॉलैंड शैली का बहुत प्रभाव था। नवीन यूरोपीय शैली में पटना का राजभवन, पटना सचिवालय, उच्च न्यायालय का निर्माण करवाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यूरोपीय स्थापत्य कला के नमूना है पटना का उच्च न्यायालय, पटना का सचिवालय या सेक्रेटेरिएट या हाई कोर्ट और पटना का राजभवन। गोलघर यूरोपीय निर्माण कला की गुंबद कला का प्रमुख नमूना है। हिंद इस्लामी शैली में पटना संग्रहालय और सुल्तान पैलेस का निर्माण करवाया गया है।
ये जो यूरोपीय शैली है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं मार्कर की जगह इस मूविंग पेन का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना है बार बार मिटाने में और समय वेस्ट होगा वरना, है ना। अब चित्रकला, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। देखो अगर किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो रहा है, चित्रकला से क्वेश्चन बनना लाजमी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि चित्रकला से क्वेश्चन ना बने, और कला और संस्कृति से क्वेश्चन ना बने, ऐसा नहीं होगा। तो ये वीडियो जो है ना ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो जिसके लिए हेल्पफुल रहे वो ज़रूर देखे, जिसके लिए ना रहे तो वो अपना रिविज़न करते रहे, जिसने जो नोट्स बनाए, ठीक है। पटना कलम, अब ये पटना कलम क्या है, ये एक मिक्स्ड चित्र शैली की कला है, मिश्रित चित्र शैली की कला है। 2-3 चित्र शैलियों के मिश्रण से ये कला उभर कर आई है। 18वीं शताब्दी में पटना में मुगल शैली, ब्रिटिश शैली और स्थानीय कला शैली के सम्मिश्रण यानी मिक्सचर से एक नया चित्रकला शैली का उद्भव हुआ, जिसे हम पटना कलम शैली के नाम से जानते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पटना कलम शैली किन शैलियों से मिलकर बनी है। मुगल शैली, ब्रिटिश शैली और स्थानीय शैली, यानी रीजनल जो शैली है, जो लोकल लोग बनाते हैं। इस कला की शैली का प्रमुख विशेषता लघु चित्रों का निर्माण है। इसका निर्माण कागज़ तथा हाथी दांतों पर किया जाता है। ये की पॉइंट्स याद रखना। आजकल क्वेश्चन ऐसे नहीं आ रहे कि क्वेश्चन दे दिया 5 ऑप्शन दे दी, नहीं। आजकल ऑप्शंस जो आ रहे हैं वो पूरे एक स्टेटमेंट के थ्रू आ रहे हैं कि भाई पटना कलम में किस पर निर्माण किया, मतलब पटना कलम में पत्थरों पर निर्माण किया जाता है। तो ये तो गलत है। पटना कलम में जो निर्माण है चित्रकला का वो कागज़ और हाथी दांतों पर किया जाता है। तो इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डाल देते हैं ऑप्शंस में, तो आपको फैक्ट्स भी पता होने चाहिए। इसमें मुग़ल की भव्यता की जगह जो पटना कलम है, इसमें मुग़लकालीन भव्यता की जगह जो रीजनल पर्व, त्यौहार, उत्सव, जीव जंतु और सामान्य जीव चित्रों को बनाया गया है। मतलब बिहार में मुग़लकालीन जो चित्रकला उसका इफेक्ट था, लेकिन जो ये पटना कलम है इसमें जो टॉपिक्स थे चित्रकला के वो बिल्कुल सामान्य जनरल थे। त्यौहार को दर्शा रहे हैं, उत्सव को दर्शा रहे हैं, जीव जंतु एनिमल्स को दर्शा रहे हैं और सामान्य जीवन डे टू डे लाइफ को दर्शा रहे हैं। मधुबनी चित्रकला, भाई जिसको मधुबनी चित्रकला की डिटेल्ड वीडियो देखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे बाकायदा अपलोड कर रखी है अच्छे खासे, उस पर लोगों ने सपोर्ट भी दिखाया है, तो उसको ज़रूर जाके देखना। ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपके हर जगह काम आएगी। मिथिला क्षेत्र की महिलाओं द्वारा इस कला रूप को प्रचलित किया गया और महिलाओं के द्वारा ही बनाई जाती है पेंटिंग मधुबनी, ठीक है। इसके प्रमुख रूप भित्ति चित्र और अरिपन है। भित्ति चित्र दीवारों पर और फिर कागज़ वगैरह पे बनाने को, ठीक है। प्राकृतिक रंगों पर निर्भर इस चित्रकला में धार्मिक एवं वनस्पति चित्रों की प्रधानता है। यह बिहार की प्रमुख चित्र शैली है और सबसे फेमस चित्र शैली है मधुबनी। बिहार के अंदर एक ना सिर्फ कला का ये रूप है बल्कि आर्थिक वृद्धि का भी एक रूप है। बहुत ज़्यादा व्यापार होता है, अरब कंट्रियों में मधुबनी बहुत बिकती है, ये मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है। और कैसे मधुबनी की बहुत सारी जो है महिलाएं हैं जो बहुत फेमस हैं, जिनको पद्मश्री तक मिला हुआ है मधुबनी बनाने के चक्कर में, तो वो सब मैंने डिस्कस किया वीडियो में, एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा जाके। उसके बाद अगला आता है मंजूषा चित्रकला। यह चित्रकला बिहार के भागलपुर एवं उसके आसपास के अंग प्रदेशों में पॉपुलर है, प्रचलित है। यह स्थानीय लोक कला है, फोक आर्ट है एक तरीके का, जिसमें लोक गाथा को चित्रण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कहानी को क्रमिक एवं श्रृंखलाबद्ध रूप से चित्रित किया जाता है। मंजूषा चित्रकला में एक तरीके से सीरीज़ के थ्रू पेंटिंग बनाई जाती है। जैसे एक पिक्चर नहीं चलती, हीरो की एंट्री हो रही है, फिर वो जा रहा है, फिर वो विलन से मार खा रहा है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उसी तरीके से इस चित्रकला में सब कुछ एक ना सीन वाइज होता है, सीन 1, सीन 2, सीन 3, सीन 4 लगातार बैक टू बैक, तो क्रमिक रूप से होता है, ठीक है। और यह कला बिहुला विषहरी की लोक कथा पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रख लेना। थंका चित्रकला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थंका चित्रकला गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्रकला है। गौतम बुद्ध के जीवन पर और उनकी शिक्षाओं से संबंधित चित्रकला थंका चित्रकला कहलाती है। थंका तिब्बती भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है जिसे लपेटा जा सके। थंका चित्रकला भारतीय तिब्बत संस्कृति का सम्मिश्रण शैली है। एक तो मधुबनी और एक ये थंका चित्रकला, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है जादोपटिया चित्रकला। यह संथाल जनजाति के रीति रिवाज और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। जनजाति द्वारा कपड़े तथा कागज पर जादोपटिया चित्रकला बनाई जाती है। तो हमने चित्रकला के बहुत अच्छे अच्छे नमूनों को डिस्कस कर लिया। थोड़ी स्पीड इसीलिए है ताकि आप इसको अच्छे से कवर कर पाओ, समय थोड़ा कम है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। संगीत कला, अब हमें पता है कि बिहार अपनी मीठी भाषा के लिए बहुत जाना जाता है, और बिहार यूपी वगैरह जैसे क्षेत्र हैं, ये अपने बिहार यूपी हरियाणा राजस्थान, यहाँ पे जो लोक गीत होते हैं
पहले मनोरंजन के साधन कुछ नहीं थे, ये लोक कला और लोकगीत ही हुआ करते थे। लोग आपस में बैठकर गाते बजाते थे, गाना गाते थे, तो वही लोकगीत है जो आज भी प्रचलित है। तो बिहार में भी ऐसे बहुत लोकगीत है जो समय समय पर ओकेशंस पर गाए जाते हैं। तो चेता 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 जो है वो चैत माह में गाया जाने वाला एक लोकगीत है, नाम से ही मैच करता है। फाग जो है फागुन माह में होली के अवसर पर गाए जाने वाला लोकगीत है। कजरी जो है ये सावन के समय युवक युवतियों द्वारा, यानी जो यंगस्टर्स हैं इनके द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत है। बारहमासा एक मलिक मोहम्मद जैसी की कविता भी है, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इसके अलावा 12 मास है, इसमें प्रत्येक माह की विशेषताओं को गीत के द्वारा वर्णन किया गया है। 12 के 12 महीनों को गीत के द्वारा वर्णन किया जाता है। जांत सारी ये महिलाओं द्वारा चक्की तथा जानता का उपयोग करते समय गाया जाने वाला गीत है। जब चक्कियों का यूज़ करते हैं तो उस समय गाती हैं जांत सारी, ठीक है। नचारी ये भगवान शिव की स्तुति के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। जब भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो उस समय गाते हैं। यह प्रख्यात कवि विद्यापति के गीतों का संकलन है। विद्यापति बिहार के एक प्रमुख विभूतियों में से एक है, फेमस पर्सनैलिटी में से एक है, ठीक है। और इन्हीं के गीत का संकलन है नचारी। इसके बाद सोहर, शिशुओं के जन्म पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उस समय गाया जाता है, ठीक है। सुमंगली या लगनी, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाला गीत है। जब विवाह शादी होती है तो अब अगर अटेंड करते हो, बिहार के लोग तो अक्सर बिहार में काफ़ी शादी अटेंड करते हैं, तो आजकल तो ऑर्केस्ट्रा वगैरह वाला सिस्टम आ गया, लेकिन साइड बाय साइड ये वाला सिस्टम चलता है, सुमंगली और लगनी, ठीक है। बटोहिया, यह देशभक्ति से भरा गीत है। यह गीत श्री रघुवीर नारायण की रचना से है। फिरंगिया, ये भी फिरंगियों से संबंधित यानी देशभक्ति से संबंधित गीत है, और ये भी स्वतंत्रता आंदोलन के समय बहुत अधिक गाया गया था। एक और है पूर्वी, ये बहुत महत्वपूर्ण फोक जो गीत है, लोक संगीत है पूर्वी। इसमें बिरहिनियाँ अपनी दयनीय स्थितियों का वर्णन करती है, मतलब दयनीय स्थिति यानी ग्लूमिनस स्टेट या फिर एक तरीके का दुख वगैरह को, शोक को प्रकट करने के लिए पूर्वी गाया जाता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लोक नृत्य। लोक नृत्य हर जगह का बहुत फेमस है। भोजपुरी का भी एक लोक नृत्य बहुत फेमस है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, ठीक है। जोगाड़ी नृत्य, ये होली के अवसर पर गांव की टोली द्वारा गीत एवं नृत्य किया जाता है। इसके बाद लौंडा नृत्य, इसको बिहार में अगर ठेठ बिहारी भाषा में कहें तो लौंडा नाच कहते हैं इसको, जिसमें लड़के चुन्नी वगैरह ओढ़ के डांस करते हैं। खेसारी लाल यादव जो है इसका काफ़ी एक प्रसिद्ध उदाहरण है, वो कभी कभी लौंडा डांस करते थे पहले, ठीक है, तो मुझे बहुत पसंद है वो। शुभ अवसरों पर, त्योहारों पर पुरुषों द्वारा स्त्री का रूप धारण करके नृत्य किया जाता है। करिया झूमर नृत्य, यह मिथिला क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय नृत्य है। इसमें लड़कियां समूह में गीत और नृत्य करती हैं। ये जितने भी नृत्य के नाम है याद रखना। झिझिया नृत्य, यह नृत्य जो ग्रामीण यानी रीजनल लड़कियों और महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें मुख्य लड़की अपने सर पर छिद्र वाला घड़ा रखती है और उसके अंदर दीप जलाकर नृत्य किया जाता है। ये इसकी एक क्वालिटी है, आपको पता होना चाहिए। छिद्र मतलब छेद, होल। सामा चकेवा, कार्तिक माह में लड़कियों और महिलाओं द्वारा नाटक के रूप में किया जाता है। यह भाई बहन के संबंध को दर्शाता है। तो कितने अच्छे अच्छे रीजनल जो म्यूज़िक और डांस है। अब इसके बाद नेक्स्ट है डोमकच। यह बिहार के अवसर पर यह विवाह के अवसर पर बारात चले जाने के बाद घर की महिलाओं द्वारा गाया जाता है। यह हास्य परिहास से संबंधित गीत है। इसमें थोड़ा बहुत गाली गलौज भी आ जाता है, वो एक मिठास के तौर पर। जट जटनी, इसमें नाट्य द्वारा जट और जटनी के वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन किया जाता है, यानी महिला पुरुष के विवाह जीवन का प्रदर्शन किया जाता है। विदेशिया, इसमें पुरुष द्वारा महिला रूप धारण कर नाट्य प्रस्तुत किया जाता है। एक तरीके का नाटक करते हैं। यह लौंडा नृत्य का नाट्य रूप है। जैसे एक लौंडा डांस है, इसमें सिर्फ डांस होता है। विदेशिया में लड़के नाटक करते हैं लड़कियों के कपड़े पहनकर। विदेशिया भिखारी ठाकुर की कृति है। ये विदेशिया भिखारी ठाकुर बहुत बड़ी प्रसिद्ध, भिखारी ठाकुर जो है बहुत प्रसिद्ध हैं व्यक्तित्व बिहार के। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बिहार के फेमस पर्सनैलिटी को जब पढ़ेंगे तो। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो पर्व एवं त्यौहार है। पर्व एवं त्यौहार में बिहार में वैसे तो सारे कॉमन त्यौहार जो भारत में या नॉर्थ इंडिया में स्पेशली मनाए जाते हैं वो सारे ही इसमें मनाए जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ कुछ ऐसे भी त्यौहार हैं जो हमारे बिहार की शान है एक तरीके का, जिसका सबसे फेमस उदाहरण है छठ पूजा।
बिहार के लिए वो दिवाली हो, होली हो, सबसे बड़ा त्यौहार छठ पूजा है, उसके बाद दिवाली, होली है। वसंत पंचमी बिहार में मनाई जाती है। सरस्वती पूजा बिहार में बहुत ही धूमधाम से की जाती है। माघ शुक्ल पंचमी को वसंत पंचमी मनाई जाती है। रामनवमी, इसके अलावा होली, शिवरात्रि, रक्षाबंधन, तीज। तीज तो हर जगह लगभग मनाया जाता है उत्तर भारत में। जन्माष्टमी, विजयदशमी, दीपावली, ये कुछ त्यौहार हैं। गोवर्धन पूजा, छठ पूजा जो है बिहार का प्रमुख त्यौहार है। कार्तिक मास की 5वीं एवं छठी तिथि को ये त्यौहार मनाया जाता है। आफ्टर दिवाली कुछ दिन बाद ये त्यौहार शुरू हो जाता है वरना। इस पर्व पर मतलब महिला एक कठिन व्रत रखती हैं। इस पर्व पर बच्चों के लिए खास कर सूरज को उगने से लेकर सूरज के ढलने तक को प्रणाम किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल में रहकर पूजा की जाती है। अब बिहार वाले लोगों को इसके बारे में क्या बताया जाए, उनको तो सब पता है इसके बारे में। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जयंती, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जयंती है जो बिहार में मनाई जाती है। महावीर जयंती यहाँ मनाई जाती है, बौद्ध जयंती यहाँ मनाई जाती है। ठीक है, तो ये कुछ त्यौहार थे जो यहाँ पे मनाए जाते हैं। इनको मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि कॉमन है, आपको पता है कि ये त्यौहार कब कब मनाए जाते हैं, कैसे कैसे मनाए जाते हैं। ठीक है, मेले, ये है हमारे आज का लास्ट, हाँ ये आज का हमारा लास्ट है मेले, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेले से एक क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से देखें। हरिहर क्षेत्र मेला, ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में गंडक नदी के किनारे आयोजित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला यानी कैटल फेयर कहाँ पे लगता है, कैटल फेट कहाँ पे लगता है, तो हरिहर क्षेत्र में लगता है, सोनपुर में गंडक नदी के किनारे। स्थानीय स्तर पर यह सोनपुर मेले के नाम से जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा मेला, ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर में गंगा स्नान के रूप में लगता है। इस दिन लोग गंगा स्नान कर हरिहर नाथ की पूजा करते हैं। इसी दिन सोनपुर मेले 1 मास के लिए प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा वैशाली का मेला, महावीर की जन्मस्थली में चैत्र मास में वैशाली मेले का आयोजन किया जाता है, भगवान महावीर के जन्म के स्थान पर। जानकी मेला, सीतामढ़ी में सीता माता की जन्मस्थली, हम तो अयोध्या को जानते हैं लेकिन हमें सीतामढ़ी पता होना चाहिए, बिहार में है, सीता माता की जन्मस्थली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे चैत्र मास में जानकी मेला का आयोजन किया जाता है। इसके बाद सौराठ मेला, ये मिथिलांचल मधुबनी में शादी विवाह को सुगम बनाने के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में प्रतिवर्ष ज्येष्ठ या आषाढ़ मास में लगता है। ज्येष्ठ और आषाढ़ ये हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो महीनों के नाम है वो हैं। इसमें पिता अपनी पुत्री के लिए योग्य वर चुनता है, एक तरीके से का वर का चुनने का सिस्टम चलता है इस मेले में। ठीक है, विवाह शादियों को और आसान बनाने के लिए। पितृपक्ष मेला, इसी की मैं बात कर रहा था। प्रत्येक वर्ष सितंबर अक्टूबर के माह में इस मेले का जो है वो आयोजन किया जाता है। इस मेले में हिंदू धर्म के लोग अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए फल्गु नदी के तट के किनारे पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष बहुत ही फेमस है बिहार में। मंदार मेला, ये बांका जिले में मंदार पहाड़ी पर हर साल मकर संक्रांति के दिन लगता है। और एक मलमास का मेला, ये राजगीर में मलमास में लाखों भक्त गर्म पानी के झरने में स्नान करने एवं पूजा करने आते हैं। मलमास जो है वो एक तरीके से काइंड ऑफ हिंदू धर्म में काफ़ी ज़्यादा फेमस महीना है, तो बिहार में भी इसको सेलिब्रेट करने के लिए मेला लगाया जाता है। मेला रीजनल लोगों की पहचान है, लोगों को आपस में कनेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कहीं कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी, बहुत बहुत क्षमा। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर अपना सपोर्ट बनाएं, और हम चाहते हैं कि आपके सिलेक्शन ज़रूर हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बिना घबराए सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। ऐसी ही और वीडियो नेक्स्ट आने वाली है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।